नमस्कार बाजार, अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में इस पूरे हफ्ते कैसे रहा एक्शन और सोमवार के लिए अब क्या रखनी है आपको शेयरों में कमाई की स्ट्रैटेजी। आप अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है हमारा 9582222266। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सवाल भेज सकते हैं, फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन, ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजें, #बाजार आज और कल जरूर लिखें। और आपकी सोमवार की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ खास मेहमान शो में जुड़ रहे हैं। ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन, संदीप जी का स्वागत करते हैं शो में। इसके अलावा जी बिजनेस रिसर्च से मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता से भी करेंगे बात, जो हमें बताएंगे इस हफ्ते बाजार का पूरा एक्शन क्या रहा। और अरमान नाहर से हम जानेंगे अगले हफ्ते के लिए अहम ट्रिगर्स कौन से होने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। कैसा रहा आज का बाजार? लगातार छठे दिन हमने देखा बाजार में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 390 अंक चढ़ा और 56,072 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 50 114 अंक चढ़कर 16,720 के लेवल के आसपास बंद हुआ। आपको बताएं बैंक निफ्टी 537 अंक उछलकर 36,738 के लेवल पर आज बंद होने में कामयाब रहा। और बाजार में इस हफ्ते का पूरा एक्शन जानते हैं मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता से। कुशल, बाजार में इस हफ्ते रही शानदार तेजी, कैसे रैप अप करें इस पूरे हफ्ते को? जी, तो कई हफ्तों के उतार चढ़ाव के बाद हमने फाइनली इस हफ्ते देखा कि किस तरह की शानदार तेजी आती हुई नजर आई। 4% से ज्यादा के गेन्स निफ्टी में हुए। यही नहीं, अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो वो क्लियर कट आउट परफॉर्मर निकल कर आया। 6% से ज्यादा के गेन्स यहां पर भी आते हुए नजर आए। जहां तक पीएसयू बैंक्स, आईटी और जितने भी साइक्लिकल स्टॉक्स है, चाहे आप मेटल्स की बात करें या रियल्टी को देखें, 5% से ज्यादा के गेन्स वहां पर भी आते हुए नजर आए। पर डिफेंसिव स्पेस से जो फार्मा इंडेक्स था वहां पर थोड़ा सा दबाव हमें इस हफ्ते देखने को मिला। ब्रॉड बेस इंडेक्स भी काफी शानदार रहा, लगभग 3.5% के गेन्स निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में ऑलमोस्ट 4.5% के गेन्स आते हुए नजर आए। जहां तक निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों की बात है, उसमें नतीजों के बाद का रिएक्शन आपको इंडसइंड बैंक में आता हुआ नजर आया और पूरे हफ्ते में 16% की गेन्स इंडसइंड बैंक ने दिखाए, फॉलोड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, जहां पर यहां पर भी बेहतरीन तेजी नतीजों के बाद बनती हुई दिखी और एक्सिस बैंक और ग्रासिम इंडस्ट्रीज भी फोकस में रहे। गिरावट का रुझान डॉक्टर रेड्डीज फार्मा स्पेस अगेन अंडर परफॉर्मर, साथ ही एचडीएफसी लाइफ और साथ साथ सन फार्मा, यहां पर दबाव देखने को मिला। टॉप गेनर्स की बात करेंगे तो एजिस लॉजिस्टिक्स इस हफ्ते का स्टार परफॉर्मर था 24% की गेन्स के साथ। और साथ ही अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड्स को भी देखें तो यहां पर भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी और 20% के ज्यादा के गेन्स इसने भी क्लॉक इन किए। गिरावट का रुझान सबसे ज्यादा हिटाची एनर्जी में था, 10% की गिरावट रही। साथ ही ग्लैंड फार्मा भी जो है नतीजों के बाद आप देखिए 7% की गेन्स जो पहले गेन्स इन्होंने बनाए थे वो पूरे के पूरे गवाते हुए नजर आए। सेक्टर स्पेसिफिक बात करेंगे तो बैंक्स में इंडसइंड बैंक तो था ही, साथ ही पब्लिक सेक्टर बैंक से बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया। जहां तक पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात है तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छे फोकस में रहे थे। और आईटी स्पेस में एल&टी इन्फोटेक है, यहाँ पर लगातार कंसिस्टेंटली बेहतरीन तेजी आपको यहाँ पर वीकली आधार पर हमें एल&टी इन्फोटेक में नतीजों के बाद आग देखने को मिली। माइंड ट्री भी पीछे नहीं था। मेटल स्पेस से वेदांता, जिंदाल स्टेनलेस जैसे स्टॉक्स ने 10% के ज्यादा के गेंस दिए। और साथ ही रियल्टी स्पेस को देखेंगे तो यहाँ पर इंडिया बुल्स, शोभा लिमिटेड और साथ ही गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी आपको 8 से 12% के गेंस देखने को मिले। और अंत में फार्मा स्पेस यहाँ पर अगेन दबाव में थे। नाटको फार्मा टॉप लूजर था 3% की गिरावट के साथ। तो लार्जली जो ब्रेड थी वो डेफिनेटली पॉजिटिव्स के साइड थी और जो ब्रॉडर मार्केट में जो स्टॉक्स हैं वहां पर बेहतरीन रैली आपको काफी सारे शेयरों में देखने को मिली। अब देखना होगा कि जो अगला हफ्ता है, जो कि मंथली एक्सपायरी का वीक है, वहां पर किस तरह से रुझान जो छोटे मझौले शेयर है और जो लार्ज कैप है क्या आते हुए दिखते हैं, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बिल्कुल, बाजार के आगे की चाल पर चर्चा करते हैं संदीप जी से। संदीप जी, पूरा हफ्ता पॉजिटिव नोट पर बंद हुआ, ना सिर्फ फ्राइडे पॉजिटिव नोट पर बल्कि लगातार 6 दिन की तेजी भी हमने बाजार में देखी है। क्या कमेंट्स है आपके बाजार पर इस पूरे हफ्ते के, और साथ ही अब आगे आने वाले दिनों की स्ट्रैटेजी भी बताइएगा। माहौल बहुत बढ़िया बन गया और अपने 200 डेमा के ऊपर डिसाइसिवली निफ्टी बंद हुआ है। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है और मिड कैप इंडेक्स ने पहले आगाज दी थी कि मार्केट में स्ट्रेंथ है और डाउनसाइड रिस्क कम और विक्स भी नीचे आ गया, थोड़ा क्रूड भी नीचे आ रहा है। सो ओवरऑल जितनी भी नेगेटिविटी थी कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड हो रही है और एफआईआईस का भी सेंटिमेंट्स जो है थोड़ा सा पॉजिटिव
की तरफ आ रहा है, थोड़ी बहुत बाइंग उनकी तरफ से देखने को मिल रही है पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से। सो ओवरऑल माहौल बेटर है, बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि अब इन लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़े अब डिफरेंट हो गए हैं। जो पहले 4-5 दिन पहले, 6 दिन पहले, आज क्योंकि कंटिन्यूअस 6-7वें दिन की तेजी है सेशन की, तो अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज डिफरेंट हो गए हैं। अब जो भी स्ट्रेटेजी बनाए वो थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स का बनाए, धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर में नीचे आए है तो खरीदने की कोशिश करे। ऊपर के लेवल्स पे हो सकता है कि नेक्स्ट वीक प्रॉफिट बुकिंग आए, मंडे के दिन फिर भी तेज खुल सकता है। बट ओवरऑल आज भी जिस तरीके से लार्ज कैप्स में अच्छी तेजी थी, बट ओवरऑल अगर आप M2Ms देखें, हम क्लाइंट्स के देख रहे थे तो बहुत ज्यादा M2Ms नहीं आए थे। सो इसी का कहीं ना कहीं ये लगता है कि ओवरऑल अब जो पैसा बनना था एक बार का बन के अब कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे जाके कंसोलिडेट करेगा। सो वन हैज टू बी कॉशियस, बट स्टिल तेजी की अपॉर्चुनिटीज बहुत है मार्केट्स में। और वहां पे मैं आज आईटी स्टॉक लाया हूं एक, जो कि वैसे अंडर परफॉर्म कर रहे थे पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से, अब तेजी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, तो बेनिफिशियरीज ये आईटी कंपनीज होते हैं। और कुछ गाइडेंस अच्छी आ रही है, मैं कमेंट किया है आज इंट्राडे एफएनओ और 3910 3910 का टारगेट लगाए और स्टॉप लॉस 3680 का। तो ये तो गया कोफोर्स इंट्राडे एफएनओ। ओके संदीप जी, हम आपसे फिर से कनेक्ट करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल यहाँ पर ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है। आपने संदीप जी ने जो इंट्राडे इंट्राडे पे का आपको बता दें, कोफोर्ज में खरीदारी की सलाह आपको इंट्राडे सोमवार की तरफ से दे रहे हैं। जब तक हम संदीप जी से कनेक्ट करते हैं, एक और मेन इवेंट की तरफ आपको ले चलते हैं। जी बिजनेस जो कमोडिटी कॉन्क्लेव है वो इस वक्त चल रहा है, सीधे आपको ले चलते हैं। इनसे अलावा अब आपका जो दूसरा मुद्दा है कि जहां तक कैसे क्या करना चाहिए, मेरा ये मानना है ताकि हमारे किसान भी 5 स्टार होटल में बैठ पाए सर। हमारी तरह जैसे हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं। किसान के मुद्दे पे आते हैं। हाँ। देखिए, एक बड़ी भारी विडंबना है कि हम लोग चाहते हैं कि किसान को बहुत अच्छा पैसा मिले और कंज्यूमर को बहुत सस्ता हर चीज़ मिले। आपकी भी आवाज़ बड़ी बुलंद आवाज़ है इस मुद्दे पे। आपने भी इन्फ्लेशन, जो एडिबल ऑयल में, उस सब में तेज़ी आई, बहुत आवाज़ उठाई। तो कहीं न कहीं दोनों में विरोधाभास है। ये ज़रूरी नहीं है कि कंज्यूमर को हम लोग हरदम ही प्रोटेक्ट करते रहें। और जहाँ तक हम लोगों का सवाल है कि हम लोगों ने अपने जो अर्बन कंज्यूमर को है उसको ज़रूरत से ज़्यादा पैम्पर किया है ओवर द ईयर्स। जहाँ तक अपने एग्रीकल्चर का सवाल है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप भी समझते हो कि लैंड की है। अपने जो छोटा 1-1.5 एकड़ का लैंड होगा तो वो तो उसको अपने अगर किचन गार्डन बोलें तो वो गलत नहीं होगा। तो उसमें आप क्या कर सकते हो? आप नई टेक्नोलॉजी भी नहीं ला सकते हो। अपनी यील्ड जो हैं वो इतनी ज़्यादा नीची हैं कि उसका बारे में कुछ भी बात करें तो वर्ल्ड के कोई कंपैरिजन नहीं है। सोयाबीन का आप एग्जाम्पल लीजिए, हिंदुस्तान 12 मिलियन हेक्टेयर सोयाबीन बोता है और पैदा कितना करता है? 10 मिलियन टन। इंटरनेशनली 12 मिलियन हेक्टेयर में नहीं करते हुए 40 मिलियन टन पैदा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अपने लोग इन सब मुद्दों पे नहीं तवज्जो दे पा रहे। मेरा ये सजेशन है कि हम लोगों ने कॉरपोरेट्स को ओवर द ईयर्स बहुत ज़्यादा गालियाँ दी हैं, तो अगर लैंड एग्रीगेशन की तरफ कोई ध्यान दिया जाए जिससे कि बड़े काम हो सकें और मैकेनाइजेशन हो सके और बड़ा पैसा एग्रीकल्चर में आ सके, वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। और अभी आप बोलोगे कि वो किसान को डर ये रहेगा कि उसकी ज़मीन चली जाएगी। मेरा इसमें कहना ये है कि एक लॉ ऐसा आना चाहिए कि किसान 20 साल 25 साल अपनी ज़मीन को उस पर दे सकता है लीज के ऊपर, जो ओनरशिप नहीं बदलेगी। और जो डबलिंग, जो फार्मर्स इनकम की बात है ना, वो किसान उस ज़मीन का ओनर भी रहेगा और सेकेंडली 99% का कोई कॉर्पोरेट भी आएगा ना तो उसको वो आदमी तो चाहिए ना चलाने के लिए, तो 99% वही किसान अपने ही फार्म को वो करेगा। ये ठीक बात है सर जो बात आपने कही, और इसके ऊपर बहुत डिबेट भी हुआ है। हमने देखा कि फार्मर का एक बड़ा आंदोलन हुआ
दिक्कत ये है कि जो प्रॉपर मैकेनिज्म है उसको लेकर के भी सवाल हैं। आपकी बहुत सारी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि कंज्यूमर को पैम्पर करने की आदत हो गई है, ये बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन कुछ हद तक ठीक इसलिए भी नहीं है कि आप देखिए कि कई बार जो रिटेल और होलसेल के बीच का जो हमारा मैकेनिज्म है वो उतना ज़्यादा गड़बड़ है कि नासिक में 2 रुपये बिकने वाला प्याज दिल्ली में 60 रुपये का बिकता है, किसान को भी नहीं मिल रहा है और कंज्यूमर पैम्पर क्या टेम्पर हो रहा है वहाँ पे। तो दिक्कत ये आती है कि जो प्रॉपर मैकेनिज्म आपका जो बिचौलिया वाला मामला है उसको हम लोग ठीक तरीके से कैसे हैंडल करें, ये बड़ा चैलेंज है। आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए संदीप जी, क्योंकि आप लोग एडिबल ऑयल का मसला भी बहुत बड़ा मसला हुआ यूक्रेन रूस के बाद। आप देखिए कि दुनिया भर में किस तरह से दाम बढ़े और जब इंडोनेशिया ने बैन किया तो क्या पैनिक रिएक्शन ग्लोबल मार्केट में हमने देखा खाने के तेल की कीमतों को लेकर के। तो कमोडिटी मार्केट की ग्रोथ पर चर्चा हम आपको दिखा रहे हैं। जी बिजनेस का कमोडिटी कॉन्क्लेव, कमोडिटी की दुनिया से बड़े दिग्गज चेहरे इस वक्त इस मंच पर मौजूद हैं। चलिए फिर से एक बार रुक कर लेते हैं संदीप जी का, हमारे साथ बाजार अगले हफ्ते के शो में शामिल हैं। संदीप जी, कोफोर्ज आपने इंट्राडे पिक तो अपनी बता दी, हफ्ते भर का नजरिया रखना हो तो पोजिशनल व्यू कहां पर रखा जाए? बिल्कुल, डेक्कन सीमेंट स्टॉक्स बढ़िया कर रहे थे और क्लोजिंग के दौरान देखा जाए तो बहुत सारे मिड कैप सीमेंट स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे और उसमें से डेक्कन सीमेंट जो कि थोड़ा सा रिजल्ट्स हल्के आ रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स उसकी वजह से करेक्ट हुए हैं और ये स्टॉक वन ऑफ माय फेवरेट्स रहा है। तो इस स्टॉक को ले 499 पे क्लोजिंग थी और 540 560 का टारगेट लगाए, 480 का स्टॉप लॉस लगाए। और ये जो इवेंट हो रहा है इस इवेंट में जरूर से शरीक होने की इच्छा रहती है मेरी भी, कि कमोडिटीज से काफी क्लोजली जुड़े हुए हैं और काफी सालों से कर रहे हैं और काफी बार शोज भी किए हुए हैं। एंड इट्स अ ग्रेट इवेंट, ग्रेट इनिशिएटिव बाय जी बिजनेस। इतने बड़े दिग्गज अपने थॉट्स को रखने आ रहे हैं और मेरे हिसाब से ये कंटिन्यूअसली ये बहुत बड़ा इवेंट आने वाले सालों में और भी बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। एब्सोल्युटली, और बहुत समय के बाद एक्चुअली इन पर्सन ये एक बड़ा कॉन्क्लेव हो रहा है जो जी बिजनेस ने एक मंच तैयार किया है कमोडिटी के लिए। चलिए अब कुछ कॉलर्स के सवाल लेते हैं शो में, और पहला सवाल हमारे पास आ रहा है जबलपुर से किसलय जैन साहब का। अल्ट्राटेक पर इनका सवाल है, 60 शेयर इनके पास है, 7000 इनका खरीद भाव है। फिलहाल इन्हें नुकसान काफी भारी है अपनी इस खरीद पर। नतीजों के बाद हालांकि हमने देखा शेयर में तूफानी तेजी दिखी, जून तिमाही में अनुमान से बेहतर नतीजे आए हैं कंपनी के। अल्ट्राटेक सीमेंट क्या करें? नहीं, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि सीमेंट स्टॉक्स में अब एक बार चाल आई है, मैंने अभी भी सीमेंट स्टॉक के बारे में जिक्र कर रहा था और ये तो सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है और मेरे हिसाब से इनको लॉस तो हुआ। अगर ये ट्रेडर थे तो इनको स्टॉप लॉस वैसे लगाना चाहिए था और अगर इन्वेस्टर है तो वैसे डरना नहीं है। मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया बाउंस दिया और ये ऊपर के लेवल्स आराम से 7500 तक दिखाएगा आने वाले कुछ क्वार्टर्स के बाद। अगले हफ्ते के लिए क्या होंगे अहम ट्रिगर्स? हमारे साथ हैं अरमान नाहर। अरमान, बताइए कौन से मेन इवेंट्स होने वाले हैं नेक्स्ट वीक? देखिए, ट्रिगर्स के लिए आपको जब 23 जुलाई को आपको ट्रिगर्स में निफ्टी के नतीजे में आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक के नतीजे आते हुए दिखेंगे, F&O में नवीन फ्लोरिन के नतीजे आते हुए दिखेंगे, साथ ही जोमेटो जो 1 साल का जो शेयर लॉक इन है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। हाउसिंग, रेसिंग, कसिनो, ऑनलाइन गेमिंग पर जियो गवर्नमेंट की जो बैठक है वो होती हुई दिखेगी। उसी के साथ साथ अब रविवार पर आ जाते हैं, रविवार पर आपको इन्फोसिस के नतीजे आते हुए दिखेंगे। अगर हम सोमवार की बात करें अगले हफ्ते के लिए तो उसमें आपको निफ्टी के एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, F&O में कैनरा बैंक, IEX के नतीजे आते हुए दिखेंगे। उसी के साथ साथ कॉस्मो फिल्म्स का नाम बदल जाएगा। सोनाटा सॉफ्टवेयर के भी जो बोनस शेयर्स है उनको जारी करने के लिए बोर्ड बैठक है और कुछ कंपनियों की जो डिविडेंड है उनकी एक्स डेट है। अब आ जाते हैं मंगलवार पर। नतीजों में आपको निफ्टी में एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो, लार्सन एंड टुर्बो और F&O में आपको टाटा पावर और यूनाइटेड स्पिरिट्स के जैसे नतीजे आते हुए दिखेंगे। उसी के साथ साथ टेलीकॉम कंपनीज पर भी ध्यान रखिएगा। जो 5G स्पेक्ट्रम है उसकी नीलामी होगी शुरू, और फार्मा इंडस्ट्रीज के लिए जो सरकार ने दवाओं के मार्जिन पर जो बैठक बुलाए हैं उस पर भी ध्यान रखिएगा, और मैट्रिमोनी का जो बायबैक है वो शुरू हो जाएगा और काफ़ी सारी कंपनियों की एक्स डेट से डिविडेंड की जो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। अब ग्लोबल की बात करते हैं। ग्लोबल में आपको जापान में मॉनिटरी पॉलिसी मीटिंग जो मिनट से आते हुए दिखेंगे और यूएस में हाउस प्राइस इंडेक्स जो जून महीने का है वो भी आता हुआ दिखेगा।
अब 27 जुलाई को जो रिजल्ट्स हैं उसके में निफ्टी में बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी और टाटा मोटर जैसे दिग्गज हैं जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O में उसके साथ साथ बायोकॉन, कोलगेट और कोरोमंडल इंटरनेशनल और आदि जैसे स्टॉक्स हैं जिनके नतीजे आपको आते हुए दिखेंगे। सुंदर मैग्नीज और आयरन और पर भी ध्यान रखिएगा, जो राइट इश्यू के लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो भी रहेगी। और काफी सारे कंपनीज की जो डिविडेंड है उनकी एक्स डेट है, जिसमें MRF, UPL, हॉकिंस आदि जैसे स्टॉक्स हैं जिनकी एक्स डेट्स है। और ग्लोबल पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ग्लोबल में US फेड का जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है वह भी आता दिखेगा। अब आ जाते हैं 28 जुलाई पर। 28 जुलाई में आपको निफ्टी में भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जैसे बजाज फिनसर्व, डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे आते हुए दिखेंगे। वहीं F&O की लिस्ट भी काफ़ी लंबी है जिसमें इंटेलेक्ट डिज़ाइन, जुबिलेंट फूड, वेदांता, डॉक्टर लाल पैथ आदि जैसे स्टॉक्स हैं जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो भी SGX निफ्टी फ्यूचर्स की ट्रेडिंग जो है वो गिफ्ट सिटी में उसका इनॉग्रेशन करते हुए भी दिखेंगे। और जो काफ़ी सारे स्टॉक्स एक्स डेट्स हैं जिसमें अमर राजा, AU स्मॉल फाइनेंस जो भी डिविडेंड्स हैं उनकी एक्स डेट्स हैं। SRF, जाइडस लाइफ, इकरा जैसे स्टॉक्स आदि जैसे स्टॉक्स हैं जिनकी एक्स डेट्स है। और ग्लोबल में US का अगर आप देखेंगे तो Q2 का जो GDP का डेटा है वह भी आता हुआ दिखेगा। और अंत में जब 29 जुलाई जो कि शुक्रवार की अगर बात करेंगे तो उसमें भी निफ्टी में सिप्ला, HDFC, सन फार्मा आदि जैसे स्टॉक्स हैं जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। और F&O में अशोक लेलैंड, एक्साइड, रेन इंडस्ट्रीज, IOC आदि जैसे स्टॉक्स हैं जिसके उनके भी नतीजे आते हुए दिखेंगे। और NBCC पर भी ध्यान रखिएगा जो अब F&O से अगस्त सीरीज में बाहर हो जाएगा। और काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिनकी एक्स डेट्स है जिसमें ग्लॉस्टर, दी अनूप इंजीनियरिंग और आदि जैसे स्टॉक्स हैं जिनके आपको एक्स डेट्स आती हुई दिखेगी। और अंत में ग्लोबल पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ग्लोबल में आपको जो जापान है उसका हाउसिंग स्टेट्स का डेटा आता हुआ दिखेगा जून मंथ का, और यूरोप का CPI का डेटा आता हुआ दिखेगा जुलाई महीने का। चलिए अब जान लेते हैं सोमवार की ऑप्शन स्ट्रैटेजी। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ है। चंदन जी, स्वागत करते हैं शो में। ऑप्शन की स्ट्रैटेजी सोमवार के लिए कहां रखने की सलाह देंगे? बिल्कुल, नमस्कार। देखिए, बाजार में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और लगातार 4-5 दिनों में निफ्टी ने लगभग 15,858 से लेके 16,735 तक का सफर किया है। तो जिस हिसाब से 16,666 के ऊपर होल्ड कर रहा है, लग रहा है ऊपर में 16,888 तक का सफर, 17,000 तक का मोमेंटम बन सकता है। तो बाय ऑन डिक्लाइन का स्टेंस यहाँ पे क्लियर रहेगा। तो सबसे पहले तो ट्रेड में हम निफ्टी को सजेस्ट करेंगे। हालांकि इस सप्ताह में वीकेंड पे 4 बड़ी कंपनीज के रिजल्ट है, बट कहीं ना कहीं डिप पे आता है तो बाजार में खरीदारी के माहौल बनेंगे। तो 16,700 की कॉल लें। इस कॉल को आप 97 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में ये कॉल आपको 180 से 200 रुपए के टारगेट दिखा सकती है। दूसरा ट्रेड रहेगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक, ICICI और SBI काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और HDFC बैंक भी कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है। तो एक्सिस बैंक में जिस हिसाब से मोमेंटम और ब्रेकआउट बने और लोगों के बिल्टअप बने, यहाँ पे अपमूव बरकरार रहना चाहिए। तो 730 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। जो मंथली एक्सपायरी इस वीक खत्म हो रही है उस एक्सपायरी का ये कॉल रहेगा। 730 का कॉल ले, 13 रुपए के आसपास, 7 रुपए का स्टॉप लॉस, आपको ऊपर में 23 से 24 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे दिख सकते हैं। धन्यवाद चंदन जी सोमवार की स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए कौन सा स्टॉक है पसंद? संदीप जी का, उनसे समझते हैं। बताइए संदीप जी। बिल्कुल, जो मैं स्टॉक लाया वो है पंजाब केमिकल्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड। आज इत्तेफाक है कि मैं जैन साहब के जेम्स में भी जो स्टॉक दिया था इन्हीं की ग्रुप कंपनी एक्सेल इंडस्ट्रीज दिया था। और बाद में जब और मैं रिसर्च कर रहा हूं तो एक्सेल इंडस्ट्रीज और PSIDC ये दोनों ने मिलकर इस कंपनी को स्टार्ट किया था 1975 में। और ये कंपनी बेहतरीन क्वालिटी की कंपनी है। और आप एग्रोकेमिकल्स की स्पेस वैसे भी बजिंग है। पिछले 2 दिनों से हमारे पैनल के सारे दिग्गज एनालिस्ट ने बहुत सारे, भले वो दीपक नाइट्राइट हो, आरती इंडस्ट्रीज हो, सारे के सारे स्टॉक्स चल रहे हैं और आज भी बहुत बढ़िया परफॉर्म किए हैं। GSFC ने गजब के रिजल्ट्स दिए। तो ओवरऑल एग्री इनपुट्स पे काफी फोकस है। और ये कंपनी देखिए फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और जैसा कि मैंने कहा, एग्री इनपुट्स के अलावा फार्मा, इंटरमीडिएट्स और केमिकल्स और थोड़ी इंटरनेशनल ट्रेडिंग भी करती है। और उससे भी बढ़िया बात, इस कंपनी का मेजर रेवेन्यू जो क्रैम्प से आता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से, जो कि बहुत रोबस्ट माना जाता है और उसकी वैल्यूएशंस भी हायर होती है जनरली इंडस्ट्री में। अब ओवरऑल देखते हैं तो 19 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक बहुत सस्ता लगता है। एक छोटी इक्विटी वाली कंपनी है और 45 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 45 का रिटर्न ऑन इक्विटी, 58% की पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर रही है। और डेट्स भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 93 करोड़ के डेट्स, 1600 करोड़ की कंपनी है।
और मैं देख रहा था क्वार्टरली रिजल्ट्स, मार्च 2021 में 10 करोड़ का पैट था। जनरली ये कंपनी 10 करोड़ 12 करोड़ इस तरीके से कमा रही थी, और अब ये कंपनी 20s के लीग में चली गई है। तो पिछले 4 क्वार्टर्स बहुत गजब के गए कंपनी के, और मार्च 2022 में भी 19 करोड़ का पैट था। 83 करोड़ का पैट कंपनी ने पिछले मार्च वाले 2022 में कमाया है, जो कि बहुत स्ट्रांग माना जाएगा। और मैं ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था, तो उससे भी बहुत कॉन्फिडेंस आता है। प्रमोटर्स के तो अच्छे खासे शेयर होल्डिंग है ही है, और उसके बाद FIIs DIIs की भी 4% के लगभग है, और कुछ पब्लिक शेयर होल्डिंग में नाम देखता हूं तो कुछ रिनाउंड नेम्स है शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो उससे भी कॉन्फिडेंस आता है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए, और आराम से जो टारगेट है वो करीब 1490 1530 का लगाए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए पंजाब केमिकल्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन में खरीदारी की सलाह संदीप जैन की तरफ से आ रही है। बहुत धन्यवाद संदीप जी, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। बाजार अगले हफ्ते में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।